देखो, तो लॉ का ना सबसे स्टार्टिंग पार्ट हम करने जा रहे हैं बेसिक। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि लॉ बनाते ही क्यों है। ठीक है, कि लॉ का पर्पस क्या होता है या कोई लॉ बनता कब और कैसे है। ठीक है, तो इसके अंदर में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि लेट सपोज कोई एक प्रॉब्लम आया। ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम आता है किसी को। ठीक है, इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम आती है हमारी कंट्री में। तो अगर वो पब्लिक एट लार्ज को प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है, तो उसकी कंसर्न जो मिनिस्ट्री होगी ना, उससे जुड़ी, जैसे अगर ट्रांसपोर्ट से जुड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन की मिनिस्ट्री है, फाइनेंस से जुड़ा है तो फाइनेंस की मिनिस्ट्री है, डिफेंस से जुड़ा है तो डिफेंस की मिनिस्ट्री है। तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो उससे जो मिनिस्ट्री कंसर्न्ड होगी, वो क्या करेगी, उस उस प्रॉब्लम, यानी इसको मैं लिख दे रहा हूं, उस मैटर पे क्या करेगी, डिस्कशन होगा। उस मैटर पे उसके लोग डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद कई लोग अपने अपने पॉइंटर्स बताएंगे, अपने अपने नॉलेज को शेयर करते हुए कि उनको क्या लगता है, उनका व्यू पॉइंट क्या कहता है। उसके अकॉर्डिंग, उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ड्राफ्ट कुछ और नहीं है, बिल का एक रफ वर्जन मान लो, या एक प्रीवियस वर्जन, थोड़ा पहले, बिल बनने के जस्ट पहले। तो अब क्या होगा, इस ड्राफ्ट में ना सारे प्रॉज एंड कॉन्स, सारी चीजें उससे जुड़ी डिस्कस्ड मैटर्स को लिख दिया जाएगा, सारे पॉइंट्स को। लेकिन इन पॉइंट्स में हो सकता है कुछ अच्छा, कुछ सही, कुछ गलत पॉइंटर्स हों। तो इसके बाद जब इस पे फाइनल डिस्कशन होता है, तो उस फाइनल डिस्कशन से एक बिल ड्राफ्ट की जाती है, एक बिल बनाई जाती है। ठीक है, यानी ड्राफ्ट कुछ और नहीं है, सारे उसमें पॉइंटर्स हैं, लेकिन वैलिड पॉइंट्स को लेकर एक बिल बनाया जाता है। और इस बिल को सेंड किया जाता है पार्लियामेंट हाउस में। ये पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट में सबसे पहले ये जाएगा लोकसभा में, और उसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में। तो एक साइड लोकसभा हो जाएगी और एक साइड राज्यसभा। अब क्या होगा, इस बिल पर लोक लोकसभा में मेजॉरिटी लोग अगर इसके फेवर में हो गए, इस बिल के फेवर में मेजॉरिटी लोगों ने वोट कास्ट कर दिया, तो यहां से ये मूव होकर जाती है राज्यसभा। तब जाएगी जब यहां से पास हो जाए। ठीक है, मेजॉरिटी मिलना इसी को कहते हैं कि बिल पास हो गया लोकसभा से। तो ये बिल फिर उठकर जाएगी राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी अगर इसे मेजॉरिटी का मिल जाए, तब जाकर ये यहाँ राज्यसभा यानी पार्लियामेंट हाउस से निकलकर ये प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्राइम मिनिस्टर नहीं। बिकॉज प्रेसिडेंट हमारे इंडिपेंडेंट बॉडी है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जाएगी प्रेसिडेंट के पास। ठीक, और प्रेसिडेंट जब इसके ऊपर साइन कर देंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट जब इस पे अपना साइन कर देंगे, बोले तो एसेंट दे देंगे, ठीक है, अपनी अप्रूवल दे देंगे एक तरीके से, तो यही बिल, ये बिल अब बन जाएगा एक एक्ट। ठीक है, तो याद रखना, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि एक बिल एक्ट में कब कन्वर्ट होता है, तो आप बताओगे जिस दिन पर प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करते हैं, यानी अपना अप्रूवल दे देते हैं, उस दिन वो बिल एक्ट बन जाती है। लेट सपोज, अब अगर मैं इसका प्रैक्टिकल अगर आपको बात बताऊं, तो सबसे रीसेंट में जो सबसे मेजर न्यूज चैनल पे कवर किया गया था, दैट वाज जीएसटी बिल। जीएसटी बिल में क्या होता था, जीएसटी बिल मनमोहन सिंह की सरकार से ही बना था, बहुत पहले बना दिया गया था। ठीक है, और बार बार क्या होता था कि ये बिल यहां से पार्लियामेंट हाउस में जब जाती थी, तो लोकसभा में तो भाई क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, तो बट ऑब्वियस भाई सरकार उसी की होती है जिसमें लोकसभा मेंबर जिसके ज्यादा जीते होते हैं। जैसे हम लोग जो वोट कास्ट करते हैं तो उससे लोकसभा के मेंबर चुने जा रहे हैं। ठीक है, अब जब यहाँ के लोकसभा से तो ये पास हो जा रही थी, लेकिन राज्यसभा में उस वक्त भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर फ्रॉम बीजेपी। तो बीजेपी वाले लोगों का क्या होता था
कि बीजेपी वाले लोग अपोज कर देते थे इस बिल पर, अपना अप्रूवल नहीं देते थे। तो उन कुछ ना कुछ उसमें से कमी निकाल देते थे। ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं है, उनको वैलिड रीजन देकर ही काटना पड़ता था, तो वो कुछ ना कुछ रीजन देकर यहां से मेजॉरिटी हटा देते थे। तो क्योंकि ये मेजॉरिटी मिल ही नहीं पा रही थी, तो हमारा जीएसटी बिल ही रह गया, कभी जीएसटी एक्ट नहीं आ पाया। बाद में मोदी सरकार जब आई है, तो उन्होंने भी उसी चीज में थोड़े थोड़े अपने कंसेप्ट लगाए, थोड़ा मॉडिफिकेशंस लाया, और इस वक्त राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही मेजॉरिटी बीजेपी की है। तो इस बार, मतलब जब जीएसटी बिल पास होना था, तो इस बार बिल पास कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लोकसभा में ये बीजेपी की सरकार ऑलरेडी आ गई, और राज्यसभा में तो बहुत पहले से इनकी मेजॉरिटी बनी हुई थी। तो इस बार ये बिल एक्ट बन गया। ठीक है? तो याद रखना, कोई भी सेंट्रल लेवल पर, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो सेंट्रल लेवल का यानी नेशन के लेवल का जो भी एक्ट बनता है, उसका ये प्रोसीजर होता है। ठीक है? कोई भी सेंट्रल लेवल का एक्ट बनेगा तो इस प्रोसेस से उसको होकर गुजरना पड़ेगा। फिर सेम टू सेम, मैं बस एक चीज को रेप्लिकेट अभी कर दे रहा हूं, सेम टू सेम। एक सेकेंड आ रहा है। एक सेकेंड, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अभी? हाँ सर, आ रही है। ओके। वीडियो शायद पॉज हुआ होगा ना? हाँ। ओके, नो वरीज, ठीक है। देखो, तो सेंट्रल लेवल पर ना इस तरीके का है। और यही एक्ट की अगर मैं बात करूं, सेम टू सेम, अगर हमारे को स्टेट लेवल पर करना हो, अगर हमारे को स्टेट लेवल पर यही एक्ट बनाना हो ना, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा। ठीक है? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसके अंदर में क्या हो जाएगा कि अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको रिप्लेस कर देंगे, अगर स्टेट लेवल का मैटर होगा तो स्टेट लेवल के मैटर पे, ये स्टेट लेवल का अगर मैटर होगा, तो इस बार वो मैटर पार्लियामेंट हाउस में नहीं जाता, वो जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और वहां पर लोकसभा नहीं होता। ठीक है? वहां पर होगा विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद हर जगह नहीं होता। ठीक है? विधान परिषद स्पेशल स्टेट्स के लिए होता है, रीजन बिंग वहां पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से जुड़े काम होते हैं, तो दो, विधानसभा के साथ विधान परिषद को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि वो बेटर हैंडल कर पाए मैटर्स को। ठीक है? तो पहले वो जाएगा स्टेट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा में, और कुछ जगह जहां विधान परिषद होगा वहां भी जाएगा। तो विधानसभा में जाएगा, देन विधान परिषद में जाएगा। ठीक है? अगर इन दोनों जगह से जब वो पास हो जाएगा, जब अप्रूवल मिल जाएगी, इन केस जहां विधान परिषद नहीं वहां नीड भी नहीं है, तो पास होने के बाद इस बार ये जाएगा स्टेट के गवर्नर के पास। स्टेट के गवर्नर के पास। ठीक है? तो स्टेट गवर्नर का जब साइन मिलेगा, एसेंट मिलेगा, तब जाकर ये एक्ट बनेगा। तो याद रखना, कोई भी एक्ट जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ होगा, वो उसका जो स्कोप होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट को कवर करेगा, यानी वो स्टेट रिलेटेड मैटर को ही कवर कर सकता है। इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन अदर स्टेट या होल नेशन। वेयर एज यहां पर जो भी पार्लियामेंट हाउस से निकलेगा, इट विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ नेशन। ठीक है? वो पूरी तरीके से कवर करके इंडिया को चलेगा। ठीक है? अनटिल अनलेस कोई चीज को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड ना करे कि यहां नहीं लगाना है, तो जनरल रूल यही रहेगा। तो याद रखना, सबसे पहला मैं आपको लॉ पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैं उससे पहले आपको बता रहा हूं
कि कई लोगों को ये लगता है कि एक्ट और लॉ एक ही है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे डिफरेंसेस है एक्ट और लॉ में, ठीक है, अभी हम उसको कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रोसेस कि भाई किस तरीके से एक एक्ट बनता है, कब बनता है, क्यों बनता है, कौन बनाता है और कैसे बनाता है। ये उसका पूरा डिटेल था, ठीक है। तो याद रखना, एक मैटर यानी प्रॉब्लम होगा, कंसर्न मिनिस्ट्री इस पे डिस्कशन करके ड्राफ्ट डिजाइन करेगी, उसके फाइनल पॉइंट्स जो वैलिड पॉइंट्स होंगे उसको उठा के एक बिल बनाएंगे। दैट बिल विल बी सेंट टू आइदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट, ठीक है। और फिर वो दोनों हाउसेस को पास करेगा, प्रेसिडेंट या गवर्नर का साइन होगा, और उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन एक चीज होता है एक्ट का बनना, ये तो हुआ कि ये एक्ट फॉर्म कब हुआ, लेकिन ये एक्ट अप्लीकेबल कब से होगा। एप्लीकेबल का डेट, एनफोर्समेंट यानी लागू कब होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन एक्ट बन गया उसी दिन से लागू हो गया, ऐसा नहीं होता। तो इसका एप्लीकेबल डेट यूजुअली क्या होगा, अगर कोई पर्टिकुलर डेट बिल के अंदर दी गई है, अगर बिल के अंदर कोई पर्टिकुलर डेट दी गई है कि ये एक्ट इस दिन से लागू होना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर डेट से ही लागू होगा। भले आज साइन हो गया हो, लेकिन उसमें 2 महीने 3 महीने बाद का कोई डेट दिया है, तो वो उस दिन से लागू होगा लोगों के लिए। दूसरा चीज है ये बिल के बाद नेक्स्ट है, अगर कोई डेट एज सच मेंशन नहीं होती, ठीक है, तो 50-50 रूल भी लेते हैं, ठीक है। 50-50 रूल यानी 1 जुलाई से भी वो अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। तो यूजुअली जब कोई डेट नहीं दी होती है तो 1 जुलाई। लेकिन कई सारे एक्ट के अंदर में ये बात भी बोला रहता है कि जिस दिन से साइनिंग डेट है, यानी प्रेसिडेंट का जिस दिन से अप्रूवल मिला है उसी दिन से वो अप्लाई हो जाएगा। तो अगर वैसी लाइन लिखी है तो जिस दिन साइन हुआ होगा उसी दिन से वो अप्लाई होगा। लेकिन एक बात याद रखना, एग्जाम में ना एक और बात बोलता है, वो भी कई बार बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। इसके अंदर में क्या है कि लोगों को पता कैसे चलेगा, आपको अगर कोई चीज किसी के ऊपर अप्लाई करानी है तो लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। जब तक लोगों को ये बात पता ही नहीं रहेगी कि वैसा कोई एक्ट है भी, तो लोग फॉलो ही कैसे करेंगे। तो एक चीज याद रखना इसके अंदर में, इसके में सबसे बड़ी बात बोलता है कि लोगों को बताने के लिए, यानी कि कोई एक्ट आया है उसको पब्लिक को अवेयर कराने के लिए ना, एक गवर्नमेंट का नोटिस बोर्ड मान लो, ठीक है। जैसे स्कूल में कोई चीज नई होने वाली होती है तो नोटिस बोर्ड पे लग जाता है, वैसे ही गवर्नमेंट का एक नोटिस बोर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल गजेट, ठीक है। ऑफिशियल गजेट कुछ और नहीं है, गवर्नमेंट का नोटिस बोर्ड है, यानी कि गवर्नमेंट की एक वेबसाइट पोर्टल है। कोई भी नया कानून जब भी बनता है ना तो उनको वहां पर अपलोड करना पड़ता है। जब तक वो अपलोड नहीं करेंगे तब तक ये कहा जाएगा या ये समझा जाएगा कि वहां पर वो मतलब पब्लिक के अवेयरनेस में आया ही नहीं, यानी पब्लिक नोटिस बना ही नहीं। तो वो पब्लिक के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं जब पब्लिक को बताया ही नहीं। तो याद रखना, कोई भी चीज को पब्लिक नोटिस बनाने के लिए उसको दिखाना पड़ता हमें ऑफिशियल गजेट में, ठीक है, ऑफिशियल गजेट में। जब तक वो ऑफिशियल गजेट के अंदर नहीं आया है तब तक हम उसको पब्लिक नोटिस यानी पब्लिक के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी उनका डेट होगा उससे पहले ही ऑफिशियल गजेट में लाकर रख देते हैं, सो दैट पब्लिक को पहले पता तो चल जाए, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ठीक। नेक्स्ट, अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड बस। ओके, ये हो गया अब हमारा कि एक एक्ट बनता कैसे है और कब से अप्लाई होगा और लोगों तक ये पता कैसे चलेगा कि भाई ये एक्ट आ चुका है, ठीक है। अब हम ये समझने जा रहे हैं नेक्स्ट फेज में
कि ये एक्ट और लॉ क्या एक ही होता है, जैसा हम सोच रहे थे क्या एक्ट और लॉ अभी तक सेम हमें लग रहा था, क्या वैसा होता है? तो थोड़ा समय पहले आपको इसके बारे में एक छोटा सा बात बता दो। अच्छा, जनरल लेमैन लैंग्वेज के अगर तरीके से आप चलोगे तो आप आराम से कह सकते हो कि एक्ट और लॉ एक ही चीज होती है, ठीक है, उनके लिए डिफरेंस नहीं है। बट बीइंग लॉ स्टूडेंट आपके लिए डिफरेंस होगा, ठीक है, आपके लिए डिफरेंस होगा। देखो क्या क्या, लॉ एक बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है, लॉ बड़ी चीज है। इसके अंदर में एक्ट एक पार्ट है, एक्ट के बाद एक्ट से जुड़े कई रूल्स होते हैं, और रूल्स से के साथ साथ कई केस लॉज होते हैं। इन सबको जब हम सम टोटल करते हैं ना, ये सबका टोटल ये जाकर कहलाता है एक एक्ट, एक लॉ, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लॉ का मतलब क्या होता है और एक्ट का मतलब, तो आप बताओगे एक्ट लॉ का एक पार्ट है, जिसके अंदर में अब ध्यान समझना कि एक्ट में क्या दिया है, रूल्स में क्या दिया है और केस लॉ में क्या दिया है। तो एक्ट क्या बोल रहा है, एक्ट के अंदर में ना, एक्ट के अंदर में उस चीज से जुड़ा उस मैटर का डिस्कशन, यानी कह लो डिटेल्स दिए गए हैं, ठीक है। और इस डिटेल्स के जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसीजर हैं, जो लिमिट्स हैं, ये सारे चीज रूल्स के अंदर दिए गए होते हैं। और केस लॉ होता है जो प्रीवियस सिमिलर मैटर, सिमिलर मैटर्स पे जजमेंट पास हुई होती है, कोर्ट में जजमेंट पास होती है कि भाई कोर्ट में मान लो एक इंसान कंपनी फॉर्म किया था और उसने क्या किया था कि उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है, मान लो उसका जो रजिस्ट्रेशन वाला है, उसको ना फेक डॉक्यूमेंट देकर लिया गया था। तो अब ये मैटर कभी अगर कोर्ट में गया था तो कोर्ट का डिस्कशन होने के बाद एक फाइनल जजमेंट सुनाया गया कि भाई ऐसा अगर कभी भी होगा तो हम ऐसे जो मिला हुआ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा उसको नल एंड वॉइड, यानी कि गलत मानेंगे, उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी वैलिडिटी नहीं रहेगी। ये पहले ही मान लो डिस्कस हो चुका। तो कोर्ट ने इस बात को डिसाइड करके रख दिया, तो जो कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ जाता है वो केस लॉ बन जाता है। जैसे कई मूवीज में आप देखोगे तो वो लोग क्या करते हैं, मूवीज के अंदर में ये बताएंगे कि दिस वर्सेस दिस, ठीक है, तो दो पार्टी का नाम दे देंगे। जैसे अगर आप लोग का है तो अभी आगे आओगे तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, सैलमन वर्सेस सैलमन केस लॉ है, ठीक है। तो इस तरीके से ना कई लॉ का नाम होगा। जैसे कई बार हो जाता है कि मान लो मेरा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई लफड़ा हो गया, भैया उनको लग रहा है कि मैंने टैक्स की चोरी की या मैंने टैक्स बराबर नहीं दिया, तो मेरा और इनकम टैक्स का कभी अगर केस होगा तो उसमें क्या रख दिया जाएगा कि जैसे संजय संजय दुबे वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जिससे मेरा होगा तो दोनों पार्टीज के नाम से एक केस लॉ बना दिया जाता है, ठीक है। और वो जिस बेंच में लिखा रहता, मतलब वो हाई कोर्ट में डिस्कस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में, और कहाँ पर हाई कोर्ट हुआ तो किस स्टेट के हाई कोर्ट पे हो रहा है, वो सारी बातें उस केस लॉ के नाम में जोड़ दी जाती हैं ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर रहे। डेट भी लिख दिया जाता है, यानी ईयर भी लिख देते हैं कि इस ईयर में हुआ था, ठीक है। तो केस लॉ मतलब प्रीवियस ऐसे ही कोई मैटर पे जजमेंट। अब क्यों ऐसा रखा गया कि भाई इससे ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होगी। लॉ को जब कोई एक्ट को पढ़ता है ना तो एक्ट से वो पूरी तरीके से नॉलेज नहीं गेन कर पाता, यानी हर एक क्लैरिटी नहीं कर पाता। एक्ट ऐसे समझो, दिस इज नथिंग, दिस इज थियरी। जो इसका प्रैक्टिकल चीज है ना, इसका प्रैक्टिकल स्टेप प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन लिमिट्स वो रूल्स में होते हैं। और इसकी और प्रैक्टिकल थियरी प्लस प्रैक्टिकल को मिला के जो एनालिसिस बनी होती है वो केस लॉ में हुई होती है। तो एक इंसान बेस्ट नॉलेज तब पाता है जब वो किसी चीज का लॉ पढ़े। जैसे आप लोग अभी जाओगे ना तो शुरू में आपको रहेगा आपके फाउंडेशन लेवल पे कंपनीज एक्ट, तो उसमें रूल्स और केस लॉ का ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा।
लेकिन जब आप इंटर में जाओगे तब वहां पे कंपनीज एक्ट आ जाएगा पूरा बुक। तो उसमें आपको एक्ट भी, लॉ भी, मतलब केस लॉ भी, रूल्स भी सारा पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखना, एक्ट वर्ड और लॉ वर्ड में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो लॉ कंप्राइजेस ऑफ ऑल थ्री, ठीक है। अब एक और चीज समझना इसमें, एक वर्ड मैं आपको लिख रहा हूं और इसको शुरू से ही दिमाग में रखना, ठीक है। इसको शुरू से ही दिमाग में रखना। देखो क्या क्या बात, एक चीज यहां पर बोल रहा है, अ, एक वर्ड है एक्ट और एक वर्ड है एक्ट, ठीक है। ये दोनों वर्ड में डिफरेंस समझना। आप एग्जाम में जैसे बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स में हमारे को ये फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों सेम है वहां पे। लेकिन अगर आप लॉ के अंदर में आते हो तो याद रखना, इस तरीके को और इस तरीके को एंटायरली डिफरेंट माना जाता है। आप ऐसे लिखकर बोलोगे कि नंबर नहीं मिला, वही बात है, तो बिल्कुल गलत रहेगा ये। देखना इसमें क्या डिफरेंस आता है ना। देखो, इस एक्ट वर्ड का लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग है कि एक एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। वेयर इस एक्ट का मतलब उनके लिए क्या था कि ये एक कानून है। तो याद रखना, जैसे मैं बोल रहा हूं द कंपनीज, ऐसे नहीं लिख सकते हम एक्ट, ये वाला एक्ट लिखना गलत है। हमें लिखना होगा ये, ठीक है। याद रखना, इसमें ये कैपिटल वर्ड है सी, ये ए कैपिटल है और ये टी कैपिटल है। यहाँ कैपिटल और स्मॉल से बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है। और ये सोचो, सिर्फ ये स्मॉल और कैपिटल के लिए एक पूरा अलग से सेट ऑफ लॉ क्रिएट किया गया, उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। क्योंकि कई लोग उसको जनरल लैंग्वेज समझ के लॉ को वैसे ही लिखना शुरू कर देते, जैसे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में लिख देते हैं सीधे सीधे जो उनको समझ में आ रहा है। इसमें एक एक वर्ड का बहुत स्पेसिफिक मीनिंग होता है। एक्ट को, लॉ को जब भी आप पढ़ोगे ना, आप देखना उसमें इतना एक्यूरेसी से वर्ड को लिखा जाता है ना, ताकि कोई उसमें लूप होल ना निकाल पाए। इवन देन लॉयर्स का काम यही होता है कि उसके लूप होल्स को खोजो और उसको इंटरप्रेट करके बदल दो, ठीक है। तो उसका इंटरप्रिटेशन का ही पैसा, जो लॉयर जितना तगड़ा इंटरप्रिटेशन जानता है ना, यानी तोड़ना मरोड़ना लॉ को जानता है, उसको उतने अच्छे क्लाइंट और उतनी अच्छी पेमेंट भी मिलती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, एक एक बारीकी को समझ के चलना है शुरू से, ठीक है। तो ये एक्ट और एक्ट का डिफरेंस बस मैंने थोड़ा सा बस बता दिया, कैसे कई ऐसे वर्ड हैं, अभी धीरे धीरे आएंगे तो समझो। अब यहां पर मैंने पूरा लॉ या एक्ट समझा दिया। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे एक नया एक्ट, ठीक है। उस एक्ट का नाम है, और आप अगर सीए, सीएस या सीएमए का फाउंडेशन लेवल पर जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, सबसे ज्यादा मार्क्स वाली चीज आप पढ़ने जा रहे हो, सबसे ज्यादा मार्क्स में यही पूछा जाएगा, ये वाला एक्ट सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा मार्क्स का और सबसे ज्यादा नॉलेज में भी जरूरी यही पड़ेगा, क्योंकि कोई इसके बाद एक्ट पढ़ोगे ना उसके में ये यूज होगा बाय डिफॉल्ट। इसलिए इस एक्ट को बहुत अच्छे से समझना। देखो, एक्ट का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मैं आपको ना अभी कुछ इसकी हिस्ट्री नहीं बता रहा हूं, ठीक है। इसकी हिस्ट्री में जरूर बताऊंगा। इस नाम के ऊपर एक वर्ड इसमें जो है इंडियन वर्ड, उसका क्या रेलेवेंस है, ये इसकी हिस्ट्री भी है, ठीक है। तो हम बाद में समझेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैं उस लॉजिक पे नहीं जा रहा हूं। अभी मैं आपको शॉर्ट मेजर, जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, वो चीजें कवर करूंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं तो थियोरिटिकल हो जाएगा। देखो, कोई भी जब एक्ट बनता है ना, तो अक्सर उसका सेक्शन वन, ठीक है, अक्सर उसका सेक्शन वन, यही जो टाइटल में आपको लिखा है ना, सेक्शन वन का शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, इसको कई लोग इस शॉर्ट में बोल देते हैं सेका, ठीक है, एसईसी है, ठीक है। तो तो हर एक एक्ट का ना सेक्शन वन, इंट्रोडक्शन जो आप बोलते हो ना लॉ में, इंट्रोडक्शन के लिए ये चार वर्ड का यूज केस किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर में आप देखो,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट का मतलब अभी समझते, देखो। शॉर्ट टाइटल वर्ड मतलब ये एक्ट बता रहा है कि इस एक्ट का नाम क्या रहेगा, यानी इसको किस नाम से जाना जाएगा। खुद ये एक्ट बता रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बोल रहा है कि मेरा नाम जब भी आप पढ़ोगे तो ये रहेगा, यानी मुझे और किसी नाम से नहीं जाना जाएगा, आप और कुछ वे से मेरे को नहीं प्रोनाउंस करना। तो वो ये बोल रहा है कि मेरा नाम रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। शॉर्ट टाइटल यानी इसका एक टाइटल क्या रहेगा। दूसरा है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब कि इसका स्कोप कितना है, यानी ये इंडिया में कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, क्या पूरे इंडिया में होगा या कोई चीज को एक्सक्लूड करके होगा। तो ये सिंपली बोल दिया इट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर क्यों लिखे हैं, ये बहुत पुराना, अब नहीं लिखा जाता। पहले के लॉ में कई लॉ जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होते थे, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, आर्टिकल 370 के बाद से अप्लाई होता है। ठीक है। इसलिए स्पेसिफिकली लिख दिया गया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, नहीं तो इसके पहले जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग चलता था। तो याद रखना होल ऑफ इंडिया एमसीक्यू में पूछ देता है कई बार कि जम्मू कश्मीर पे लगेगा या नहीं, तो ये से लगेगा। ठीक है। कमेंसमेंट, ये एक्ट शुरू कब से हुआ, तो इसका डेट है 1 सितंबर 1872 से। 1 सितंबर 1872 से ये एप्लीकेबल हुआ, यानी कमेंस हुआ। ठीक है। अच्छा, ये किन चीजों पर लगेगा, एप्लीकेबल टू व्हाट, तो ये बता रहा है कि ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल नेचर के होंगे यानी बिजनेस पर्पस से होंगे, ये सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा। यानी शादी का, तलाक का ये जो काम होता है ना, ये इधर पे कवर नहीं हो रहा। मैरिज रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट और डिवोर्स से जुड़ी चीजें वो यहां पर नहीं होगा। ठीक है। फैमिली मैटर का यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बिजनेस पर्पस से जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए जाएंगे वही कवर किए जाएंगे। फिर उसमें बोल रहा है विच डू नॉट हैव देयर ओन मदर या स्पेसिफिक एक्ट, यानी कुछ बिजनेस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका अपना एक अलग से एक्ट है। जैसे मैं बोलूं बैंक के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो उस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। इंश्योरेंस वालों के लिए इंश्योरेंस एक्ट है एलआईसी का। ठीक है। तो कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस नेचर के फॉर्म हो रहे हैं या होते हैं जिनके लिए ना अलग से एक एक्ट चलता है, उनका अपना मदर एक्ट बनाया गया है। अगर कोई मदर एक्ट में कवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, वो भले बिजनेस नेचर का हो, तो वो मदर एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये जरूरी है। ठीक है। यहां पर मैं कर दे रहा हूं, कमर्शियल नेचर का हो ये तो जरूरी है, प्लस उसके अंदर ये भी बात हो कि विच डू नॉट हैव देयर ओन मदर एक्ट, उसका अपना कोई एक्ट नहीं भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तब जाकर उस एक्ट पर ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट है इट एक्सक्लूड्स डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट एंड, अभी ये मैंने बताया कोई ऐसा कमर्शियल एग्रीमेंट जिसका स्पेसिफिक यानी मदर एक्ट हो। डोमेस्टिक या सोशल में डिफरेंस ये है, घर के मैटर को डोमेस्टिक कहेंगे, वेयर एस घर और घर के बाहर वाले जो लोग से, अगर घर के लोग और बाहर के लोगों से जुड़ा कोई मतलब मैटर हो गया, यानी आपके फैमिली का किसी अदर फैमिली से या सोसाइटी से कोई मैटर हो रहा है, तो वो सोशल एग्रीमेंट्स होंगे, यानी वो बाहर के। बट दोनों में बिजनेस पर्पस नहीं होता, एक फैमिली के अंदर और एक फैमिली के बाहर के मैटर को हम डोमेस्टिक एंड सोशल एग्रीमेंट कहते हैं, और दोनों ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न नहीं होते। यानी कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट में कुछ गड़बड़ हुई तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सहारा लेकर वो केस फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है। इस बात को याद रखना। आप केस अगर बिजनेस पर्पस का हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तभी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सहारा लेकर
केस फाइल कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए डोमेस्टिक और सोशल के लिए बिल्कुल अलग एक्ट है, तो उनको बाद में देखेंगे। अब हम ये समझने जा रहे हैं, इसमें मैंने बोला देखो, नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसमें एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वर्ड को अब हम समझने जा रहे हैं कि हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कब कैसे बनाया जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, वो सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक ऑफर होता है। ठीक है, सबसे पहले एक ऑफर होगा। ठीक, उस ऑफर में जब एक्सेप्टेंस जुड़ जाएगी तो वो बनेगा एक प्रॉमिस, और प्रॉमिस में कंसीडरेशन जुड़ती है तो इट बिकम्स एन एग्रीमेंट, और फिर एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी जुड़ती है, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इतने सारे वर्ड हैं क्या, बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो, ऑफर वर्ड का मतलब, ठीक है, ऑफर कहने का मतलब, मैंने मान लो कोचिंग का ऑफर दिया कि भाई आप मेरे यहाँ पढ़ सकते हो। लेट सपोज लॉ की जैसे ये क्लास थी, तो मेरा ये बोलना कि आप लोग मेरे से लॉ पढ़ना चाहते हो या नहीं, दैट वॉज इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, इस ऑफर से भी पहले ना, इस ऑफर से भी पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है, इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, ये समझेंगे, इसका अभी रेलेवेंस उतना नहीं है। इनविटेशन टू ऑफर होता है। अब इनवाइट किया मैंने कि क्या आप लोग मेरे से लॉ पढ़ना चाहोगे, दैट वाज इनविटेशन टू ऑल। ठीक है, अब आपने मुझे सामने से ऑफर किया, सर मैं लॉ पढ़ना चाहता हूं। अगर मैंने फिर एक्सेप्टेंस दी, मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूं, देन जैसे ही मैंने ये बोला कि मैं रेडी हूं पढ़ाने के लिए, इट इज अ प्रॉमिस नाउ। ठीक है, अब ये मियर ऑफर नहीं रह गया, ये एक प्रॉमिस हो गया। ठीक है, मैंने वादा कर दिया कि ठीक है मैं पढ़ाऊंगा। अब जिस दिन इस वादा में कंसीडरेशन जुड़ जाएगा, कंसीडरेशन जुड़ने का मतलब इसकी पेमेंट, यानी कैश या काइंड या एक्ट या एब्सटिनेंस। ठीक है, एक्ट एक्ट और एब्सटिनेंस अभी समझेंगे। यानी आपने मुझे इसकी पेमेंट कर दी, तो ये प्रॉमिस अब एग्रीमेंट के फॉर्म में आ गया। जरूरी नहीं है कि मैं लिख के दूं तभी वो एग्रीमेंट कहलाएगा, नहीं, इट कैन बी ओरल ऑल्सो। तो हमारे और आपके बीच ओरल एग्रीमेंट हो गया। ये एग्रीमेंट हो गया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये मैंने कंसीडरेशन दिया। कंसीडर मतलब मेरा सर्विस कंसीडरेशन है, और आपका पैसा जो फीस दोगे वो मेरे लिए कंसीडरेशन है, और मेरा पढ़ाना आपके लिए कंसीडरेशन है। ठीक, तो याद रखना, इससे हो गया हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट, अभी ओरल हुआ है। ठीक है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सिबिलिटी ऐसे समझो कि लॉ ना चेक करेगा और उसके बाद अप्रूव करेगा, यानी अलाउ करेगा। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ कहने का मतलब होता है कि वो कानून के नजर में वैलिड होना चाहिए। तो कानून उसको वैलिडिटी कुछ बातों को चेक करने के बाद दे देती है। तो जब तक वो बात चेक नहीं हुई होगी तब तक हमें वैलिडिटी नहीं मिलेगी। तो जैसे ही मान लो हम और आप गए और लॉ में, यानी हम रिटर्न इसको करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, एक एग्रीमेंट बनाया, उसके अंदर मैं लिखा कि मैं संजय दुबे अभिजीत कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाला ये टीचर ये लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपका नाम लिख दिया कि लेट सपोज मैंने बोल दिया कि यहाँ पर कि मैं इस पर्सन को पढ़ाने के लिए एग्री करता हूँ, और रिटर्न में इतना फीस लेना है। मैं इतने दिन तक इस इंसान को पढ़ाऊंगा, जिसमें ये चीजें पर्टिकुलरली कवर होंगी, ये पूरा एक एग्रीमेंट के अंदर में मैंने लिखवा दिया और हमने साइन कर दिया। और हम जब जाएंगे इसको अप्रूव करवाने, यानी कोर्ट में जाएंगे इसकी अप्रूवल लेने, तो लॉ चेक करेगा, सारी चीज चेक करेगा, क्या कि क्या इसमें इनविटेशन टू ऑफर था तो उसको मिलेगा, हाँ। क्या फिर सामने से किसी ने ऑफर दिया पढ़ने का, हाँ। क्या मैंने उसमें एक्सेप्टेंस दी है, हाँ। क्या पैसा और सर्विस दोनों क्लियर है, दोनों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसको मिला, ठीक है सब। तो लॉ को कोई भी यहाँ गड़बड़ी जब नहीं मिलेगी,
तो लॉ उसको वैलिड मान लेगा, एनफोर्सेबल यानी अप्रूव कर देगा। तो उस अप्रूवल के बाद वो एग्रीमेंट कहलाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, तब वो कहलाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस बात को याद रखना। यानी एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट लेमन के लैंग्वेज में, जन आम आम नागरिक तो उसको सेम बोलता है, लेकिन आप जब पढ़ रहे हो तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग बातें होती है। एग्रीमेंट एक स्टेप पहले है, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल स्टेप पे आकर बनता है। तो याद रखना इस तरीके से। अब लेट सपोज सुनना अभी इसके अंदर में, मैं आपको लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और फीस में मैंने लिख दिया कि, कंसिडरेशन में मैंने लिख दिया कि मेरे को क्या चाहिए, एक गन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कैश पैसा नहीं चाहिए, जो मुझे एक गन ला के देगा वो चीज से ही मैं पढ़ाने के लिए एग्री करूं। तो लॉ जब सब कुछ चेक करेगा तो उसको एक चीज दिखेगी, कंसिडरेशन में कुछ चीज इलीगल है, तो उसकी वैलिडिटी वो नहीं देगा, वो अलाउ नहीं करेगा। वो इसको कहेगा कि नहीं, ये एग्रीमेंट गलत है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाएगा। अगर उसको कुछ गड़बड़ लगा कि एनफोर्सिबिलिटी यहाँ पे गड़बड़ है, तो एन मतलब ये कंसिडरेशन यहाँ पे गड़बड़ है, तो वो उसको एनफोर्सिएबल नहीं बनाएगा, वैलिड नहीं करेगा। और उस गड़बड़ के वजह से जब वो रोक देता है ना, बोलता है नहीं, इसमें सब चीज ठीक नहीं है, इसलिए इसको मैं अप्रूव नहीं करूंगा, तो जब वो रिजेक्ट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, तो उसको हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड एब इनिशियो। इस बात को याद रखना, ये दोनों वर्ड, वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो मतलब शुरू से ही गलत। ठीक है, याद रखना, वॉइड वर्ड का मतलब होता है इनवैलिड। ठीक है, शुरू, एब इनिशियो मतलब शुरू से ही, तो शुरू से ही इनवैलिड है वो, लॉ के नजर में शुरू से ही वो इनवैलिड है, कि भाई आप इलीगल कंसिडरेशन नहीं ले सकते। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल इसमें सोचो, आपने एक्सेप्टेंस दी, ध्यान सुनना, आपने बोला ठीक है सर मैं फीस पेमेंट करने के लिए एग्री हूं, लेकिन आप तो अभी 18 के हुए ही नहीं हो, आप 18 के नहीं हुए हो। लेट सपोज ये पेरेंट्स के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करता तो वैलिड होता, लेकिन आप अभी 18 के नहीं हुए हो। तो जब तक एक इंसान माइनर होता है, वो एक्सेप्टेंस देगा भी ना तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो याद रखना, यहां पर आपकी दी मेरी एक्सेप्टेंस तो वैलिड थी, लेकिन लॉ जब आपकी एज चेक करता है तो आप 18 के हुए ही नहीं, तो आपकी एक्सेप्टेंस को लॉ बोलेगा इनवैलिड है। तो वो एक तरीके से मानेगा कि ये जो एक्सेप्टेंस दी भी गई है ना, वो एब्सेंट है, वो एक्सेप्टेंस है ही नहीं। ठीक है, तो बिना एक्सेप्टेंस के प्रॉमिस नहीं हो सकता, और बिना प्रॉमिस के एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। तो अगेन वो वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड एब इनिशियो हो गया। तो मेरा कंक्लूजन ये है, किसी भी कारण से अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले तक, यानी ये एनफोर्सिबिलिटी मिलने तक कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, तो उसका रिजल्ट में जो फॉर्म होगा उसको कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, उसको कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड एब इनिशियो। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर में और अगर छोटा मोटा अगर आपको मतलब जैसे एग्जाम्पल लेना है, तो मैंने देखो एक्सेप्टेंस में एक वर्ड लिखा, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कहने का मतलब, मैंने क्या किया, कनपट्टी पे बंदूक रख के बोला कि पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, या डरा धमकाकर आपको, या बहला फुसलाकर उल्टा सीधा समझाकर पढ़ाने को कन्विंस किया कि भैया पढ़ो, तो इसको हम फ्री नहीं मानते, कंसेंट को हम फ्री नहीं मानते, तो उसमें भी इनवैलिड ही हो जाएगा एग्रीमेंट। तो याद रखना, फ्री कंसेंट ना होने से भी, ठीक है, फ्री कंसेंट ना होने से भी वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। अब लेट सपोज ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस बना, कंसीडरेशन दिया, एग्रीमेंट बना, और सब कुछ ठीक था, तो एनफोर्सिबिलिटी मिली और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मान लो हम कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेट सपोज बन गया, ठीक है, ये तो इनवैलिड फ्रॉम बिगिनिंग लिख दिया मैंने ना। अभी देखो,
यहां तक आ गया था, मान लो हम यहां तक पहुंच गए थे, ठीक है, ये हम पहुंच गए यहां तक। अब यहां पर आकर क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन जिस चीज के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, मान लो वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, या कुछ ऐसा हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाना इम्पॉसिबल है, तो उसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ना कि वॉइड एग्रीमेंट। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने मान लो मेरा और एक और पार्टी का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं उसको पैसे दूंगा, बदले में वो हॉर्स, जो उसका हॉर्स है ब्लैक हॉर्स, वो मुझे वो हॉर्स बेचेगा। और हमारे बीच सब कुछ ऑफर हुआ, प्रॉमिस हुआ, पैसे भी मैंने दे दिए, सब कुछ वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव भी हो गया, ठीक है, मतलब एग्रीमेंट अप्रूव भी हो गया और कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया। जिस दिन मैं घोड़ा लेने जाने वाला था, मुझे पता चला एक दिन पहले घोड़े की डेथ हो गई। अब भाई घोड़े की डेथ हो गई तो अब वो घोड़ा तो खरीदा जा ही नहीं सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर वैलिड थी, बाद में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी, इसको लिखा सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब कोई सब्सिक्वेंटली बाद में ऐसा इवेंट हो जाना जिसके बाद उस चीज को कर पाना पॉसिबल ही ना हो, तो उसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनना, ठीक है। इसमें कुछ इनवैलिड बात नहीं थी, बस ऐसा हुआ कि अब वो चीज पॉसिबल नहीं है कर पाना, सब कुछ वैलिड था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि अब चाह कर भी हम उस चीज को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही चीज ये बोल रहा है कि यहाँ पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ना कि वॉइड एग्रीमेंट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बाद कुछ होता है तो इट विल रिजल्ट इन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बहुत ध्यान सुनना, अगर मान लो किसी को मैंने कनपट्टी पे बंदूक रखवा के साइन तो करवा लिया था, अब लॉ ने जब चेक किया, लॉ को कुछ गड़बड़ नहीं लगा, कोर्ट में पूछा गया तो उसके बच्चे को किडनैप करके रखा था, उस इंसान ने बोला हाँ हाँ सर मैंने अपने मन से साइन किया है, कोई जबरदस्ती कोई दबाव नहीं है, तो लॉ को अब थोड़ी पता चल जाएगा। तो लॉ ने अप्रूव कर दिया, वैलिड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसका बच्चे को किडनैपर ने छोड़ दिया, तो वो इंसान कोर्ट में केस करने गया, और तब जाकर जज साहब को बताता है कि सर उस दिन मैंने हाँ इसलिए बोला था क्योंकि ये मेरे बच्चे को गन पॉइंट पे रखे थे। अब देखो वैलिड तो हो गया था अभी तक कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड होने के बाद ये बात पता चलती है कि एक पार्टी की गलती है, दूसरा पार्टी इनोसेंट है, एक पार्टी की बस गलती है। याद रखना, किसी एक पार्टी की गलती होगी। तो जब एक पार्टी की गलती होगी और कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होगा तो उसको हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, वॉइडेबल, वॉइड प्लस एबल, वॉइड प्लस एबल। वॉइड मतलब इनवैलिड, एबल मतलब होना। तो इनवैलिड होने का जिसका पॉसिबिलिटी होता है या है, तो याद रखना वॉइडेबल मतलब किसी एक पार्टी के साथ गलत हुआ होता है, तो लॉ उस पार्टी को जिसके साथ गलत होता है ना, उसको कहता है एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी को लॉ ऑप्शन देता है, ऑप्शन देता है टू मेक कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड, इनवैलिड या वॉइड। लेकिन अगर ये इंसान मना नहीं करता, इसको लगा यार ऐसे छोड़ो ना, क्या पता अभी मैं केस किया बाद में फिर से उठा लिए तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये ना कुछ भी आगे नहीं करता तो वो वैलिड ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। लेकिन आगे आकर ऑब्जेक्शन उठा देता है और इसकी गलती नहीं थी बेचारे की, कोई गलती इसके साथ बस गलत हुआ, तो उस केस में कैंसल करेगा लॉ, और उस वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम हो जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे ना तो फिर एक दिन में उतना ज्यादा दिमाग में बैठेगा भी नहीं। इसके आगे की बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना करेंगे, अगर कुछ पूछना है तो ठीक, वरना बताओ, फिर एंड करता हूं मैं मीटिंग को। हाँ जी, किसी को कुछ पूछने का?
क्या हुआ? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सर। सर, हाँ हाँ हाँ, बोलो। लोकसभा वाला जो आपने बोला था कि पहले लोकसभा में जाता है उसके बाद राज्यसभा में जाता है, ये क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है? हाँ हाँ, पहले लोकसभा में जाएगा देन राज्यसभा में जाता है। ओके। हाँ। और किसी को कोई डाउट भाई पूछ लो। आई गेस नहीं है डाउट, ठीक है। ये अभिरूपा का तो चलो एक बार कराया था तो आई नो कि उसको जहां डाउट था। आप बता दो मुझे, अभिलाषा आप बता दो, नवीन आप दो लोग बताओ मुझे। यस सर, अभी तो सही है। कोई डाउट नहीं? नो सर, नो सर। नो सर, अभी सब समझ आ रहा ओके चलो, ठीक है, तो आज के लिए एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं इस चीज है। को ना थैंक यू सर। यूट्यूब पे कर दूंगा अपलोड, इन केस यू नीड टू रेफर अगेन तो आप वहां से कर लेना। चलो ठीक है। थैंक यू सर।